Okay, good evening everyone. So you can turn on your cameras for a while, for 2-3 minutes discussion. So आप सभी ने वीडियो देखा तो आपको क्या लगता है कि what are the important life lessons we can learn from the eagle? हमें बहुत आगे का विजन लेके लाइफ में चलना चाहिए और जिस सिचुएशन में भी है इस सिचुएशन से बहुत आगे देखने के बाद विजुलाइज करने के बाद हमें जाना चाहिए जो कि नॉर्मल इंसान नहीं करते हैं। Everyone, please, you need to turn on your camera. साक्षी, शुभम, विकास, गणेश जी, आप क्या कहेंगे? आप म्यूट हैं, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने अभी लॉगिन किया तो मैं सुन नहीं पाया अच्छे से। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी जैसे अरुण जी ने बोला तो उस चीज पे मैं काफी ज्यादा पहले से ही काम करता आया हूँ। जी। वो लास्ट टाइम मैंने बस थोड़ा सा इंटरेक्शन करना था अचल जी से, इसलिए थोड़ा सा उनको किया एंड वाली आदत पे, बट मेरा खुद का हैबिट ऐसा ही है। मैं बिल्कुल एंड तक सोचता हूँ फिर उसके बाद शुरू करता हूँ चीजें। अंशुल जी, आप बताएं। Shedding old habits and living in comfort zones. जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ वही अपना माइक ऑन रखें, बाकी सब ऑफ रखें, काफी फिर बैकग्राउंड में जाते हैं। ओके, साक्षी, आप क्या बताएंगे? ईगल्स आर फियरलेस। वो जैसे उनके प्रे के साइज देख के भी वो सरेंडर नहीं करते, चाहे उनका प्रे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। राइट, वेरी गुड, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेंगे? मनमोहन जी, अगर आपने वीडियो देखा तो आप शेयर करना चाहेंगे? आप म्यूट हैं अभी, प्लीज अनम्यूट। हाँ, मुझे एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा जो कि मैं भी बिलीव करता हूँ कि ईगल फ्लाइज अलोन एंड अबव द स्काई एंड यहाँ पे मैसेज ये था कि आपको उन लोगों से दूर होना चाहिए जो लोग नैरो माइंडेड है। ऑलवेज कीप ए गुड कंपनी, क्योंकि ये हमेशा बोला जाता है जिस कंपनी में आप रहेंगे कुछ दिनों बाद आप वैसे ही हो जाएंगे। तो आप जिससे होना चाहते हैं आप उन लोगों के साथ रहिए। और ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो ये मतलब मैं ये पॉइंट से अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ। राइट, थैंक यू। राहुल जी। हाँ जी। मैं केएल गुप्ता। आज मैं आज आप लोगों के साथ पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। मैं लिटिल बिट थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। मेरी हॉबी है, मैं पीछे काफी टाइम से मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ। सर, आप अपना स्टीवन कोवे। सर, अपना वीडियो टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि हम आपको देख सकें? जी बिल्कुल, श्योर। या यस सर। यस मैं लिटिल बिट अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा जी कोशिश करूंगा शॉर्ट में बता दूं। जी। मेरा नाम केएल गुप्ता है और मैं हरिद्वार पैनासोनिक में यहाँ ऑटोमेशन हेड हूँ। और बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, जिसमें मैं डेल कार्नेगी, स्टीवन कोवे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड है ना, इस तरह की चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ। और आपके ग्रुप पे मैं पीछे काफी टाइम से हूँ, लेकिन मैं एक्टिवली वेबिनार में शामिल नहीं होता था, तो पहली बार शामिल हुआ हूँ। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन यहीं बंद करूंगा, बाकी और बातें अगर जब कभी होंगी तो हम करते रहेंगे। तो लिटिल बिट मैंने अपना थोड़ा सा बताया है। और अभी आप ईगल के बारे में बोल रहे थे, तो ईगल का एक अपना वो अलग होता है। ईगल अपनी एक मैक्सिमम हाइट तक वो ऊपर जाती है, और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर करेज होता है और एक अपना फोकस होता है, जहां तक मैं समझता हूँ। वेलकम सर, ग्लैड टू हैव यू हियर। हमारे पास काफी एक्सपीरियंसेस की बातें शेयर करेंगे आने वाले टाइम में। जी शुभम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने अगर वीडियो सर, एक्चुअली अभी भी मैं ज्वाइन हुआ हूँ।
जो भी KL सर ने और इससे पहले जो भी सर थे उन्होंने जो बोला है कि ईगल अपने अकेले ही उड़ता है और अपना डायरेक्शन खुद भी चुनता है, दूसरों का फीडबैक पे नहीं, जिस डायरेक्शन पे जाता है उसी डायरेक्शन के लोगों को वो कंपनी में ऐड करता है, अपने मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड करता है। आज हमने ये स्टोरी इसलिए शेयर की ईगल वाली, इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है, और आप सभी इसे ध्यान से सुन लें तो अच्छा है। जैसे अभी हमारा रीडिंग चैलेंज चल रहा है, इस तरह से अभी हम एक नया चैलेंज शुरू करने वाले हैं, उसका नाम होगा स्टोरी चैलेंज। ये स्टोरी ऐसी होंगी जो बहुत डीप लाइफ लेसन हमें देती हैं, और हम कहीं ना कहीं सुनते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, कभी वो डिस्कशन में नहीं आ पाती कि उनसे हमारी लाइफ में क्या टेक अवे है। These stories can be from fiction, non-fiction, from both sides. तो आप अभी से इसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसने मेरी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, हाउ कैन आई शेयर इट, एंड समटाइम्स इट कैन बी इवन योर ओन स्टोरी। So be a storyteller, राइट। accept the challenge and share it out with others. तो आने वाले टाइम में हम इस पे और इसको अच्छे से काम करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसकी शुरुआत थी आज ये। तो अभी आज आंचल जी, हाँ जी सर। राहुल सर, मैं एक छोटी सी चीज मतलब कह रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से कि क्योंकि मैं आज पहले दिन आया तो थोड़ी सी मैं मतलब जो है अपने मन की बातें कह रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, तो जिस समय बुक्स पढ़ते हैं उस समय बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और कुछ देर जो बुक में पढ़ते हैं उसके हिसाब से हम अपनी चीजें करते हैं, पता नहीं तो मैं बिल्कुल टाइम बाद हम जो है करने लग जाते हैं। इसमें क्या उन्नति है ये? सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं था, रिपीट करेंगे फिर से? हाँ, मैं Yes, it's breaking, but yes, we will try to. अब मेरी क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। ओके सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं तो करीब मतलब जो है 150-200 किताबें मैंने पढ़ी होंगी सर, और मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है। मैं बहुत सारी वो बुक्स जो है वो अपने खरीद के पढ़ना करता हूँ। शायद आपको दिख रही हो मेरी अलमारी सामने, उसमें मेरी बुक्स हैं, और अंदर इस तरह की मेरी बात 2-3 अलमारियां और हैं। ओके, यस। ठीक है सर? यस सर। तो हाँ, अब लेकिन बात ये है कि इतनी सारी बुक पढ़ने के बाद जो मैंने एक चीज फील की है कि जिन दिनों जो बुक पढ़ रहे होते हैं उस समय उसके लिए बड़ा एक्साइटेड होते हैं, और ये लग रहा है उसकी टेक्निक्स जो है जितनी भी बताई हैं सारी हम कर डालेंगे, और शुरू में कुछ दिन तक करते भी हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ये जो भी है ये एक अंदर की एक कमी है जो ठीक करनी है, अभी तक नहीं कर पाया हूं मैं। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि फिर वो जैसे वो हम और नॉर्मल लाइफ में आए, वो फिर किताब की फिर बाकी चीजें एज इट इज रह जाती हैं, और तो इस तरह की चीज है। तो यहाँ पर मैं आगे चल के आप लोगों के इस ग्रुप के साथ शामिल होकर के मैं अपनी वो चीज ठीक करना चाहूंगा। सर उसके लिए स्टीवन को मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, स्टीवन कोवे में 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, और आजकल इस पे चल रहा है फर्स्ट हैबिट, सेकंड हैबिट, थर्ड। फिर मुझे लगता है ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, बस फिर अपना शांत हो जाता हूँ। लेकिन अगर बात करें कि उनको लाइफ में आने वाली बात, वो चीज उतनी डीपली नहीं आ पा रही है। सर इसका एक मैं आंसर शॉर्ट में अभी दे देता हूँ, बाकी इसका डिटेल में एक आंसर, एक वीडियो भी इसका बना देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के मन में होगा। इसका बहुत अच्छा आंसर है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। So there is a particular this is a particular kind of learning pyramid. तो अभी हम सबका जो लर्निंग स्टाइल है वो बहुत ही बॉटम ऑफ द पिरामिड में है। तो दिस इज जस्ट लाइक वी आर एट द लेवल ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में ऊपर जाएंगे तो वी विल ट्राई टू लर्न हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, HOT skills. If we apply those skills into our book reading process, then only we will be able to keep this learning for a longer period of time. Okay. So I will make sure to create a separate in-depth video on Bloom's taxonomy today itself, so that it can help everybody else. So thanks for asking this very meaningful question. Okay, thank you. Bloom's taxonomy. Okay. Yes sir. मैं नोट कर लेता हूँ मैं। जी, तो आज हम शुरू करते हैं।
आंचल जी आज बहुत इम्पोर्टेंट हैबिट 3 शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके हाँ जी आंचल जी आप शुरू कर सकते हैं। हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। अब तक हमने जो किया है वो है हैबिट 1 और हैबिट 2। हैबिट 1 का नाम है बीइंग प्रोएक्टिव, यानी इसमें हमने सीखा था कि कैसे हमें अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना है। ऑथर एक बहुत अच्छा मेटाफर इसमें यूज करते हैं कि आप ये समझो कि आप अपने लाइफ के डिजाइनर हो। तो सबसे पहले वो हमें इस एफर्मेशन में सेट करते हैं कि हम अपने आप को ये मान ले कि हम अपनी लाइफ के डिजाइनर हैं। फिर हैबिट 2 में हमने सीखा था बिगिन विद एंड इन माइंड, यानी जो हम बनना चाहते हैं, जैसा एंड हम चाहते हैं उसको ध्यान में रख के हम शुरुआत करें। तो हैबिट 2 को ही हम समझे तो जैसे हमने एफर्मेशन लिया कि हम अपनी लाइफ के डिजाइनर हैं, तो हैबिट 2 में हमने सीखा कि कैसा हम अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं और उसी हिसाब से हम अपने टारगेट्स को रियलाइन करते हैं। और हैबिट 3 जो आज का एजेंडा है उसमें हम सीखेंगे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है उसे सबसे पहले करना। तो ब्रीफली बताएं तो हैबिट 1 कहती है हम अपनी लाइफ के डिजाइनर है, 2 कहती है कि हम अपनी लाइफ को जैसा डिजाइन करना चाहें वैसा करें, और थर्ड में हम एक्शन मोड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो आज का रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है उसे ले लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन हम सबको बहुत ध्यान से अपने मन को शांत करके सुनना है। क्वेश्चन है कि विच वन थिंग could you do that you are not doing now? ऐसी कौन सी चीज जो आप कर सकते हो पर आप अभी नहीं कर रहे हो, that if you did on regular basis, जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे करो तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ट्रिमेंडस डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा। शॉर्ट में रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज हम कर सकते हैं पर हम नहीं कर रहे हैं, और उसे अगर हम करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो हमें सोच के लिखना है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने अंदर हैबिट डेवलप कर रहे हैं और साथ में अगर हम लिख लेंगे तो शायद उस तरफ हमारा काम होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। सेकंड पॉइंट जो है कि इस हैबिट का मीनिंग क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन सेटिंग प्रायोरिटीज, यानी जो जरूरी काम है उन्हें पहले करना। ऑथर बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं कि थिंग्स विच मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स विच मैटर लिस्ट, यानी चीजें जो जरूरी नहीं है उनको करने के चक्कर में हम उन चीजों को ना छोड़ दें जो चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लास्ट सेशन में भी हमने सीखा था ABCDE मेथड, जिससे हम अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट करते हैं ताकि वो काम ना छूट जाए जिनके छूटने से हाई कंसिक्वेंसेस का मतलब जिनका छूटने का परिणाम सही नहीं होगा। उसके बाद हम इसको एक स्टोरी के वे में समझते हैं कि एक स्टूडेंट है, मान लो वो स्कूल गया, उसने टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो सोचता है कि आज कल जो टेस्ट होगा उसके लिए तो मैं आज शाम को घर जाके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। और वो जैसे ही स्कूल से निकलता है रास्ते में उसे रेस्टोरेंट से अच्छी अच्छी खाने की खुशबू आ रही होती है, तो वो सोचता है 10 मिनट लगेगी, मैं थोड़ा इसे भी इंजॉय कर लेता हूँ। फिर घर पहुंचता है तो सामने उसकी नजर वीडियो गेम पे पड़ती है, तो वो सोचता है सिर्फ 10 मिनट की बात है, शायद मूड फ्रेश हो जाए तो मैं फिर अपना जो टेस्ट वाला काम है वो अच्छे से कर पाऊंगा। गेम खेलते खेलते वो उसमें इतना व्यस्त हो जाता है, इतना मतलब एनग्रोस्ड हो जाता है कि शाम के 8 बज जाते हैं। फिर उससे लगता है कि अब एक छोटी सी पावर नैप ले लेता हूँ, फिर उठ के पढ़ लूंगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि प्रोकास्टिनेशन की टेंडेंसी है, हम जो काम जरूरी है उसे पीछे टालते जा रहे हैं।
तो ये हम सब की कहानी है। जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस। हम सोचते हैं कि पहले ये छोटा छोटा काम है, इसे कर लेता हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसे तसल्ली से आराम से करूंगा, और वो आराम से करने के चक्कर में कभी हो ही नहीं पाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ऑथर बताते हैं कि जैसे आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं 5G आ गया है, ऐसी टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत सारी जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन करके ऑथर ने कैटेगराइज किया है। ऑथर कहते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन वाले लोग होते हैं वो चेकलिस्ट मेथड का यूज करते हैं। हमने भी देखा होगा अपने आसपास लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर एक डायरी रखते हैं अपने साथ में और एक लिस्ट सी बना के रखते हैं कि ये काम मुझे करना है, और इसको बोलते हैं चेकलिस्ट मेथड या फर्स्ट जनरेशन। तो ऑथर कहते हैं जो फर्स्ट जनरेशन वाले लोग हैं वो लिस्ट तो बना लेते हैं, बट उन्होंने बस एक हैप्पीजार्ड सी लिस्ट बनाई हुई होती है, वो प्रायोरिटाइज नहीं करते चीजों को, उस चक्कर में जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो छूट जाते हैं। तो फिर सेकंड जनरेशन आती है। जैसे 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 जनरेशन इंप्रूव होती है थोड़ी और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है। सेकंड जनरेशन वाले लोग क्या करना शुरू करते हैं कि कैलेंडर में मतलब जो भी अपॉइंटमेंट है, रिमाइंडर है, उन्हें सेट कर देते हैं। सेकंड जनरेशन में जो एडवांसमेंट है वो ये आती है कि वो लोग अपना शेड्यूल को टाइम से पूरा कर पाते हैं और उनके कमिटमेंट लगभग पूरे हो जाते हैं क्योंकि रिमाइंडर उन्हें याद दिला देता है। थर्ड जनरेशन वाले लोग क्या करते हैं, डेली प्लानिंग करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके गोल लगभग मतलब 50% के करीब अचीव हो जाते हैं, पर ऑथर कहते हैं कि वो अपने टाइम प्लानिंग को लेके कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मान लो उन्होंने थर्ड जनरेशन वालों ने ये फिक्स किया कि आज मुझे अपने फ्रेंड से 15 मिनट ही बात करनी है, और वो जब बात करने लगे तो उसे रियलाइज हो जाता है बीच में कि फ्रेंड को शायद जरूरी और बात करनी है, बट वो अपने टाइम को लेके इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो 15 मिनट के बाद ही फोन कट करने की सोचते हैं। इससे रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ता है। तो थर्ड जनरेशन वाले लोग भी उतने अफेक्टिव नहीं होते हैं। और ऑथर कहते हैं जो आजकल मतलब जो चल रही है वो है फोर्थ जनरेशन, जो टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे पहुंचे हुए लोग हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन कहती है कि टाइम को मैनेज करना ही नहीं है, मतलब टाइम मैनेजमेंट एक मिसनोमर है, मैनेज तो खुद को करना है, सेल्फ मैनेजमेंट करनी है। तो ऑथर का एक बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। उसमें ऑथर कहते हैं कि दोनों चीजों का बैलेंस हमें लेके चलना है। प्रोडक्शन मतलब जैसे हमने फर्स्ट सेशन में शेयर किया था हैन और गोल्डन एग वाली जो स्टोरी हमने सुनी है कि हमें गोल्डन एग्स को भी संभाल के रखना है और हैन को भी संभाल के रखना है, यानी जिससे प्रोडक्शन करवाना है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। यानी हम अपने केस में ले तो हम खुद हमें अपने आप को भी ग्रूम करना है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो गोल्डन एग्स हमें चाहिए वो हम ले पाए। तो फोर्थ जनरेशन क्या कहती है कि सेल्फ मैनेजमेंट करना है। टाइम तो मतलब टाइम तो खुद ही मैनेज हो जाएगा। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि व्हाट इट टेक टू से नो। नो कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम जो भी काम आता है या फिर जो भी हमारे माइंड में अचानक से थॉट्स आते हैं कि ये करके देखता हूँ, हम तुरंत वो काम करने लग जाते हैं। तो नो कहना मुश्किल क्यों लगता है? ऑथर इसमें एक बहुत डीप बात कहते हैं कि एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि नो तो हम हमेशा कह रहे होते हैं, पर हम क्या कर रहे होते हैं, इम्पोर्टेंट चीज को नो कर रहे होते हैं और लेस इम्पोर्टेंट चीज को हाँ करके उसे करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखना है कि नो हमें कहना क्यों है और कहना किन किन चीजों को है। कहना क्यों है? क्योंकि अगर नो कहेंगे तो इससे हम हाई प्रायोरिटी चीज पे फोकस कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप सबने भी एक्सपीरियंस की होगी, जब हम लेस इंपॉर्टेंट चीज को नो कहते हैं तो हमारे अंदर एक इनर विल जनरेट हो जाती है कि मान लो हमारा मन किया कि एक बार व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ, बट मैंने उसको कंट्रोल कर लिया कि नहीं अभी पहले ये काम है। तो एक इनर विल जो है वो स्ट्रोंग होती जाती है इससे। तो नो कहने से ये लिख ले हम कि इनर विल बहुत स्ट्रोंग होती है हमारी। और दूसरी बात, नो कहना कब है ये भी हमें बहुत सोच के कहना है, कहीं हम इम्पोर्टेंट टास्क को ना कहने लग जाएं। उसके बाद हम आज के असाइनमेंट पे आते हैं।
असाइनमेंट में हमें क्या करना है, जो भी नोटबुक हम लेके बैठे हैं उसको, उसके जो पेज है हमारे सामने, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। एक लाइन वर्टिकली बिल्कुल बीचों बीच और एक लाइन हॉरिजॉन्टली। तो उसमें ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। इसको समझने के लिए हम ऊपर चलते हैं। क्वाड्रेंट्स का जैसे हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और 4। 1 जो क्वाड्रेंट है वो है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट चीज, यानी वो चीजें जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि हमें इन चीजों को करना ही पड़ता है, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, डेडलाइंस आ गई, अब इन्हें तो हमें करना ही पड़ेगा। तो जो ऑथर कहते हैं, जो इस मतलब ये वाले जो लोग होते हैं वो फायर फाइटिंग टेंडेंसी के लोग होते हैं। वो हमेशा जब चीजें उनके सिर पे पड़ती है, तलवार सिर पे लटकती है, तो वो काम करना ही पड़ता है। और क्वाड्रेंट 2 की जो एक्टिविटीज है, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये वो एक्टिविटीज है जो हमसे पुअर टाइम मैनेजमेंट के चलते मिस हो जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्लानिंग, पर्सनल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप्स। हम ज्यादा टाइम कहाँ देते हैं, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 की एक्टिविटीज को। क्वाड्रेंट 3 की एक्टिविटीज है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, यानी जैसे कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट हमें अर्जेंट लगता है कि हमें उसका रिप्लाई तुरंत कर देना चाहिए। कोई फोन कॉल आता है तो हम उस पर कई बार बिना टाइम बाउंडेशन के लंबी लंबी बात करने लग जाते हैं, और मेल। तो इस तरह क्वाड्रेंट 3 में ऑथर ने रखा है उन एक्टिविटीज को जो इम्पोर्टेंट नहीं है बट हमें अर्जेंट लगती है। और क्वाड्रेंट 4 में वो एक्टिविटीज आती हैं जो ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। इन्हें हम टाइम वेस्टर्स कह सकते हैं। और जैसे कि कई बार यूट्यूब पे हम इतने डीप अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं कि हम यूट्यूब खोलते हैं और पता भी नहीं होता किस पर्पज के लिए खोला है, और ये उंगलियां ऐसी चलने लग जाती हैं। और फिर लास्ट में जैसे यहाँ लिखा व्हाट्सएप स्टेटस चेक, ये भी जब से व्हाट्सएप आया तो नया ट्रेंड है कि चलो और कुछ नहीं सही तो स्टेटस ही चेक कर लेते हैं सबका। तो ये ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट एक्टिविटी है। तो आज के असाइनमेंट में हमें ये करना है कि जो हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, आज के दिन को ये ऑब्जर्व करके लिखना है कि वो कौन सी एक्टिविटी हमने की आज जो अर्जेंट भी थी, इम्पोर्टेंट भी थी, यानी जिनकी डेडलाइंस की वजह से हमने वो की, उसे हम क्वाड्रेंट 1 में डालेंगे। क्वाड्रेंट 3 में हम वो एक्टिविटी डालेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं थी बट हमें अर्जेंट लगी इसलिए हमने की, तो जैसे ऑथर ने इनका नाम दिया है इंटरप्शन। और क्वाड्रेंट 4 में हम वो एक्टिविटी डालेंगे जो इम्पोर्टेंट भी नहीं थी और अर्जेंट भी नहीं थी, फिर भी हमने कर दी। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है वो है क्वाड्रेंट 2, जो एक्टिविटीज हमारी छूट ही गई वो इसमें डालनी है, जो आपको लगता है कि अगर हमने अच्छे से टाइम प्लानिंग की होती तो हम उन्हें कर पाते, उन्हें हम इस क्वाड्रेंट में डालेंगे। ऑथर कहते हैं कि जो क्वाड्रेंट 2 के लिए टाइम हमें निकालना है वो क्वाड्रेंट 3 और 4 को नो कह के निकलेगा। मतलब कि क्वाड्रेंट 3 और 4 की एक्टिविटीज को जब हम एलिमिनेट कर देंगे तभी हम क्वाड्रेंट 2 के टास्क को पूरा कर पाएंगे। तो कंक्लूजन यही है कि इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, यानी जो हमारे इस बुक को पढ़ने का पर्पज है इफेक्टिव बनना, उसके लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मंत्र हमें हमेशा याद होना चाहिए, तभी हम समय पर अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। एक्सीलेंट शेयरिंग अचल जी, एक्सीलेंट, सुपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहा और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, वंडरफुली। तो ये रीडिंग सेशन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कोई शेयर करना चाहेगा? ये क्वाड्रेंट 2 में आएगा। ये वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये मैं मनमोहन, मेरे हिसाब से ये क्वाड्रेंट 2 है। राइट राइट राइट, परफेक्ट। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए टाइम निकालने के लिए? ये आप डेली का जो टू डू लिस्ट बनाते हैं तो ये आप क्वाड्रेंट 2 में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेंट 2 तो सबसे नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। और जैसे
स्पीकर ने बताया कि ये हमसे ओवरलुक हो जाता है, क्योंकि हम लोग अर्जेंट में हमेशा हमारा अटेंशन और टाइम एनर्जी पूरा लगाते रहते हैं, क्योंकि अर्जेंटली उसको निपटाना है। जो अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, जैसे आज की एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो जैसे बुक में भी ऑथर ने भी बताया ये चीज। राइट। केएल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी राहुल सर, मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपनी लाइफ में एक दिन में एक फिक्स करना चाहिए कि इतना टाइम मैं अपनी क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटी को दूंगा ही दूंगा। जो एक्टिविटीज मेरी इंपॉर्टेंट हैं बट नॉट अर्जेंट हैं, वो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो तो जबरदस्ती हमसे कोई ना कोई करवा ही लेगा। हमारी मर्जी हो या मत हो, हम पिट के करेंगे, लेकिन करेंगे ही करेंगे। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट या हमारा बॉस करवा लेगा या मम्मी पापा करवा लेंगे, बट ये जो हमारी इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट वाली एक्टिविटी है, ये हमें अपनी मर्जी से एक फिक्स टाइम रोज रखना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे व्हाट्सएवर जो हम रख सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। राइट, थैंक यू सर। एनी अदर थॉट्स? कोई शेयर करना चाहते हैं कुछ? ओके, ठीक है। साक्षी, आप तैयार हैं आप नेक्स्ट शेयरिंग के लिए? यस। ओके जी, लेट मी शेयर योर पीडीएफ। यस, यू कैन बिगिन। पिछले सेशन में हमने इस बुक का चैप्टर फर्स्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। उस चैप्टर में हमने बताया हुआ था कि द ट्रेजर हाउस विद इन यू मीन्स द रियल पावर लाई विद इन अस। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हाउ आवर माइंड वर्क्स। Like our mind has 2 parts, subconscious and conscious. So in this session we will differentiate between them. So first point is the law of subconscious mind. Here this law states that you will get a reaction from your subconscious mind according to the nature of thought or idea you hold in your conscious mind. This means हमारा जो भी response या reaction जो भी होगा वो हमारे subconscious mind में जो हमने सबकॉन्शियस माइंड करेगा किस बिहाफ पे, जो हमने हमारे कॉन्शियस माइंड में जो हमने आइडिया होल्ड कर रखा है उस बिहाफ पे। सबकॉन्शियस माइंड हमारे नेचर ऑफ थॉट्स पर डिपेंड करता है। लाइक हमारे नेचर ऑफ थॉट हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा वो भी पॉजिटिवली ही करेगा। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड आइडियाज को एक्सेप्ट कैसे करता है, वो हमारे हम एग्जांपल लें अपनी डेली लाइफ से, तो हमारे को एज ए चाइल्ड हम लोगों को बोला जाता है कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। बट अगर हम उस चीज को देखें, हम उसको अगर हम पॉजिटिव वे में लें कि नहीं, अगर हम उसे चैलेंज के एज अ चैलेंज लेते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर हम उसे ले लें कि हाँ मेरे से नहीं होगा, तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। और अगर हम सोचे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा आईएएस के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, अगर वो सोचे कि नहीं वो यूपीएससी एग्जाम तो इतना टफ होता है, उसमें तो उसकी कट ऑफ तो इतनी कम है, मैं उसे क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, तो वो पहले ही हार मान लेगा, तो उससे होगा ही नहीं। बट अगर वो सोचे कि नहीं मैं अपना बेस्ट दूंगा और जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट तो फिर वो कर पाएगा। बट अगर वो पहले ही सोच लेगा तो नहीं होगा। और इसमें ऑथर बताते हैं पावर ऑफ सजेशन। पावर ऑफ सजेशन मीन्स कि जैसे हमें किसी ने कोई सजेशन प्रोवाइड किया तो हम लोग उस सजेशन को कैसे लेते हैं। अगर हम बुक का ही एग्जांपल लें, इस बुक में एग्जांपल गिवन है कि आप एक शिप पे हो, आप सेलर से जाके कहते हो कि आप यू आर लुकिंग सिक, यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो या तो इसके 2 रिएक्शन हो सकते हैं। या तो वो इसे एज अ जोक ले एंड ही विल रिएक्ट लाइक हाँ ठीक है, और वो एज अ सजेशन ले ले कि हाँ मैं सिक हूँ तो मुझे रेस्ट करना चाहिए। सो इसी में एक ऑथर ने हमें एक स्टोरी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो ऑथर जब लंदन टूथ फॉर्म में गए थे अपने एक सजेशन अपने लेक्चर के लिए, तो वहाँ पे उन्हें एक डॉक्टर एवलिन फ्लीट नेम के एक डायरेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में बताया था, जिस आर्टिकल में था एक आदमी था जो कि कंटिन्यूसली 2 इयर्स से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन दे रहा था कि आई विल गिव माई राइट आर्म टू सी माई डॉटर क्योर्ड।
क्योंकि उसकी जो डॉटर थी उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और एक इनक्योरेबल स्किन डिजीज थी। तो जैसे वो इस अफर्मेशन को देता था तो फिर वो अफर्मेशन ऐसे वर्क की कि एक दिन वो लोग अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहे थे तो उनकी कार जो है वो कोलाइड हो गई। तो फिर उसका जो फादर का राइट आर्म था वो टॉर्न हो गया। तो फिर इसलिए इससे क्या हुआ, उसकी जो डॉटर की आर्थराइटिस थी और स्किन कंडीशन थी वो वैनिश हो गई। तो इसमें ऑथर ने बताया हुआ है कि जैसे जो वो था, जो फादर था, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअसली ये अफर्मेशन दी तो फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड ने उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड ने उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया। देन आता है सबकॉन्शियस माइंड लाइंस अप ऑल द लॉ ऑफ नेचर टू गेट इट्स वे। इट मीन्स कि हम जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए अपने आप ही वे क्लियर करने लग जाएगा। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसे हम ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं, क्योंकि वो सारी हमारे कॉन्शियस चीजें करते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, लाइक हमारे 5 सेंसेस। बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सब्जेक्टिव माइंड होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे सेंसेस से, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन पर वर्क करता है। हमारे ये जो हम सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे इमोशंस और मेमोरी का स्टोर हाउस होता है। बट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें रीजनिंग एबिलिटी नहीं होती। रीजनिंग एबिलिटी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अफर्मेशन देते हैं कि आई लव एप्पल, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि हम किस एप्पल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल तो एप्पल मींस आईफोन भी होता है, मैक भी होता है, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि हम लोग खाने वाले एप्पल की बात कर रहे हैं या फिर ये आईपैड आईफोन्स की बात कर रहे हैं। सो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर अफर्मेशन देनी होगी कि आई लव रेड एप्पल्स, मीन्स मेरे को खाने वाला एप्पल पसंद है। और हमारा जैसे हम लोग दिन में काफी चीजें ऐसी बोलते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हम जो भी बोलते हैं वो उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक वुमेन थी 75 अप्रॉक्स उसकी एज थी, उसको एक हैबिट थी। You have less than 1 minute. You need to wind हेलो up. You have less than 1 minute, so wind up. ओके। सो एक वुमेन थी, उसकी 75 एज थी, वो अपने आप से हमेशा कहती थी कि आई एम लूजिंग माय मेमोरी, बट उसने उसी सजेशन को रिवर्स कर दिया और उसने बोला कि आई एम इम्प्रूविंग एंड माय मेमोरी इज गोइंग टू इम्प्रूव। सो ऐसे ही करके उसकी जो एट द एंड थी विद इन 3 वीक्स उसकी मेमोरी बैक टू नॉर्मल हो गई। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सजेशंस पे ही वर्क करता है। लास्ट पॉइंट है